हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग म्यूटेशन देख रहे थे। म्यूटेशन दो टाइप का होता है, एक हमने देखा था पॉइंट म्यूटेशन और एक हमने देखा था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो मेरे भाई, पॉइंट म्यूटेशन तो हम लोगों ने कल डिस्कवर कर लिया था, पूरा डिटेल में देख लिया था। क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन? जब कोई सिंगल बेस पेयर के चेंजमेंट से कुछ चेंज आए डीएनए के सिंगल बेस पेयर में, डीएनए के सिंगल बेस पेयर में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाए, थाइमिन की जगह ग्वानिन आ जाए, ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ जाए, एडेनिन की जगह थाइमिन आ जाए, इस तरीके से कोई चेंजमेंट हो जाए एक सिंगल बेस पेयर में, तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब पूरे पूरे क्रोमोसोम का खेल हो जाए तो हम क्या बोल रहे थे उसको? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन हमने कुछ चार तरीके का देखा था, साइलेंट, नॉनसेंस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या कहलाते हैं? एक साथ मिलकर मिससेंस कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइलेंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जिसमें आपका म्यूटेशन तो हो जाता है, जीनोटिपिकली म्यूटेशन हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा बेस पेयर, तो इधर साइटोसिन की जगह क्या आ गया? थाइमिन आ गया। बट आरएनए लेवल पे क्या आया? उसमें भी चेंजमेंट हुआ, लेकिन जो प्रोटीन बननी चाहिए थी कुछ और बननी चाहिए थी, लेकिन बनती कैसी है? सेम ही बनती है। समझा? प्रोटीन कैसी बनती? क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमीनो एसिड से। नॉनसेंस में क्या होता है? नॉनसेंस का मतलब है उसने काम करना ही बंद कर देना, तो अच्छी प्रोटीन बनाई जो बन रही थी लाइसिन, ना तो दूसरी प्रोटीन बनाई। फिर उसके बाद मिससेंस में आता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अगर मैं कंजर्वेटिव की बात करूं तो कंजर्वेटिव आपके कंजर्वेटिव पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? जिसमें प्रोटीन तो बने लेकिन ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने वाली ना हो, कम नुकसान पहुंचाने वाली हो, बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए, वो क्या कहलाती है? आपकी कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव जिसमें आपका नुकसान हो। इतनी बात समझ में आ गई थी? एग्जाम्पल क्या था पॉइंट म्यूटेशन का? ये लिख लिया था सब हम लोगों ने, सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इट इज द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये क्या करता है? पूरा पूरा डिलीशन या पूरा पूरा इंसर्शन, पूरे पूरे बेस पेयर्स का, बहुत सारे बेस पेयर का सिक्रीशन हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस। लॉस, डिलीशन और गेन इंसर्शन, या तो लॉस हो जाए मतलब डिलीट हो गया, और गेन मतलब या तो इंसर्शन हो जाए या तो डुप्लीकेशन हो जाए। इंसर्शन का मतलब है कि कोई और आ जाए, डुप्लीकेशन का मतलब है वही डबल हो जाए। ऑफ डीएनए सेगमेंट कॉज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम में कोई ना कोई दिक्कत होगी। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर सीन इन कैंसर सेल्स, कह रहा है क्रोमोसोम का जो एब्रेशन होता है वो किसमें दिखता है? कैंसर सेल में दिखता है। तीनों पॉइंट दोबारा पढ़िए खुद से। देखो पॉइंट म्यूटेशन तो था सिंगल एक बेस पेयर का चेंजमेंट होना, इसमें क्या होगा? डिलीशन और इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर्स, बहुत सारे बेस पेयर, दो तीन बेस पेयर का या तो एडिशन हो जाएगा या डिलीशन हो जाएगा। एडिशन को इंसर्शन भी बोल सकते हैं। अब इंसर्शन दो तरीके का हो सकता है, या तो आपने इंसर्ट कर दिया या तो वो डुप्लीकेट कर गया या रेप्लिकेट कर गया, इतनी बात समझ नहीं? और डिलीट कर दिया, एब्रेशन। इसकी वजह क्रोमोसोम में क्या होगा? एब्रेशन। पॉइंट म्यूटेशन वर्सेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो इसमें आपका रीडिंग फ्रेम है CAT 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 CAT, ये क्या है? नॉर्मल है, इससे नॉर्मल प्रोटीन बन रही है। देखो ये आपका नॉर्मल प्रोटीन है, इसमें पॉइंट म्यूटेशन हुआ, आपने C की जगह क्या रख दिया? G रख दिया। तो भाई पढ़ने का सीक्वेंस देखना, CAT GAT CAT CAT CAT, मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, एबनॉर्मल बट स्टिल फंक्शनल प्रोटीन। मतलब एक सिर्फ और सिर्फ आपने G चेंज किया तो एक ही आपका जो है एक ही फ्रेम, रीडिंग फ्रेम आपका चेंज हुआ। रीडिंग फ्रेम में तीन अमीनो एसिड एक साथ पढ़े जाते हैं, मतलब तीन जीन एक साथ पढ़े जाएंगे, CAT GAT CAT CAT, फिर वही सब आ गया, मतलब सिर्फ एक में फर्क पड़ा। तो एबनॉर्मल तो प्रोटीन बनी लेकिन स्टिल कैसी रहेगी? फंक्शनल रहेगी। लेकिन अगर पॉइंट डिलीशन आपने कर दिया, CAT CA CAT CAT CAT, ट्रूनेटेड क्या है बेटा? ये ट्रंकेलेटेड प्रोटीन। ट्रंकेलेटेड प्रोटीन, ट्रंकेल्ड प्रोटीन का मतलब है वो प्रोटीन बने ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच से कुछ ना कुछ गायब हो गया। अगर आपने देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो ये लिखा हुआ है, इस तरीके से समझाया है मैंने नॉर्मल तरीके से आपको। अभी यहाँ पे बीस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बीस्ट। सिर्फ आप एक चेंज करेंगे, बी की जगह एफ कर दिया तो क्या हो जाएगा? फीस्ट। और आपने कुछ इंसर्ट कर दिया तो बी की जगह आर कर दिया, बी के बाद एक कुछ और इंसर्ट कर दिया तो क्या हो गया? ब्रीस्ट हो गया। फिर आपने आर हटा दिया और ई भी हटा दिया, या ए हटा दिया तो क्या बन गया? बेस्ट बन गया। फिर आपने टीएस और ऐड कर दिया तो क्या बन गया? बीट्स बन गया। अलग अलग चेंज हो गई। देखो कहीं इंसर्शन, कहीं ये तो नॉर्मल था, बीस्ट क्या था? नॉर्मल। आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी और की जगह कोई और आ जाए, मतलब बी की जगह क्या आ गया? एफ आ गया।
इंसर्शन का मतलब कुछ और ऐड कर दिया, डिलीशन का मतलब आपने कुछ हटा दिया, बीस्ट था ए हटा दिया तो क्या बचा, बेस्ट बचा। फिर आपने क्या किया, इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब तो उल्टा कर दिया, टी की जगह एस कर दिया, एस की जगह टी कर दिया, टी की जगह एस कर दिया, एस की जगह टी कर दिया। तो इस तरीके से ये कहलाते हैं आपके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहलाते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। स्क्रीनशॉट लो। कुछ नहीं है यार, अगर सिंगल बेस का आपका डिलीशन हो जाए, सिंगल बेस में चेंजमेंट हो जाए तो वो क्या कहलाता है आपका पॉइंट म्यूटेशन, और बेस पेयर्स में चेंजमेंट हो जाए तो वो क्या कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन द्वारा भी हो सकता है, इंसर्शन द्वारा भी हो सकता है, डिलीशन द्वारा भी हो सकता है और इन्वर्जन द्वारा भी हो सकता है। अब जो म्यूटेशन कराते हैं बेटा उनको बोलते हैं म्यूटाजेंस। क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। जो म्यूटेशन कराएं, जैसे याद करो जो पॉल्यूशन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। ऐसे ही अब जो म्यूटेशन कराएंगे जिनकी वजह से डीएनए के बेस पेयर में चेंज हो रहा है, जिनकी वजह से डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस आर द एजेंट्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन। म्यूटाजेंस वो एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन कराते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट आर दोज एजेंट वो इंड्यूस या वो कैरी पॉलिनेटिंग एजेंट्स या वो कैरी पॉलिन ग्रेन, मतलब जो पॉलिनेशन करा उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। जो पॉलिनेशन करा उनको क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। ऐसे जो म्यूटेशन करा उनको हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजेंस। टाइप ऑफ म्यूटाजेंस, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल वाले आपका यूवी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेज, एक्स रेज एटसेट्रा, ये क्या आ जाएगा, फिजिकल, जिनको आप फिजिक्स में पढ़ते हो। केमिकल में मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मेलिन, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, NH3, ये सब क्या कराती बेटा आपका म्यूटेशन करा सकती हैं। जरूरी नहीं कराती ही हो, कभी कभी नहीं भी कराती। क्या आपको कभी यूवी रेज नहीं देखने को मिलती हैं? क्या लोग एक्सरे नहीं कराते हैं? एक्सरे भी कराते हैं लेकिन उनको म्यूटेंस नहीं होते हैं, मतलब उनके अंदर म्यूटेशन कॉज नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर की अगर मैं बात करूं तो कैंसर तो नॉर्मल आदमी जिंदगी भर पान मसाला गुटखा खाता है, उसको कभी कैंसर नहीं होता है। और जो बेचारे नॉर्मल घर का खाना खाते हैं उनको कैंसर हो जाता है। तो वो कभी भी कोई भी जीन एक्टिव हो सकता है। हमारे जैसे कैंसर के जीन होते हैं ऑन्कोजीन्स, जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो उसको एक्टिव करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, और वो जो चाहिए होता है वो कभी भी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है उसको, मतलब कभी भी कोई भी उसको एक्टिव करा सकता है। वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसने कराया और किसने नहीं कराया। इतनी बात समझ आई, है ना, वेरी गुड। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेजेंस कितने होते हैं, दो टाइप के, एक फिजिकल म्यूटेजेंस और एक केमिकल म्यूटेजेंस। फिजिकल म्यूटेजेंस को आप बेहतर जानते हैं, जो आपके फिजिक्स में पढ़ते हैं, यूवी रेडिएशन, ये सब जो क्या कहलाते हैं आपके फिजिकल म्यूटेजेंस। केमिकल म्यूटेजेंस जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, मस्टर्ड गैस, उसके बाद जो है आपकी फिनॉल, फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, NH3। भाई एसिटिक एसिड तो हम लोग यूज भी कर लेते हैं या हाथ में भी पड़ जाता है, लेकिन क्या हमारे म्यूटेंस हो जाते हैं, क्या हमारे म्यूटेजेंस हो जाते हैं? ये नहीं। क्या हमें म्यूटेशन करा देते हैं? बिल्कुल नहीं कराते हैं। तो अलग अलग तरीके की चीजें रहती हैं, अलग अलग काम कराते हैं। कभी कभी हो सकता है कि एक्टिव करा दे, कभी कभी हो सकता है कुछ भी हो जाए। क्यों भाई, एक्सरे तो बहुत सारे लोग कराते हैं, नॉर्मल एक्सरे सभी को कराना पड़ जाता है। तो क्या एक्सरे से आपका म्यूटेशन हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब ये लोग करा सकते हैं। स्क्रीनशॉट बोलना पड़ता है हर बार। हो गया? पेडिग्री एनालिसिस। देखो भाई, पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन आता है नीट में भी और बोर्ड में भी आता है। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, पहले मेरे भाई बात सुनो, पेडिग्री क्या होता है, एनालिसिस तो बाद में गया। पेडिग्री का मतलब होता है माँ बाप से वंशावली। वंशावली का मतलब होता है कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हमें माँ बाप से मिलते हैं, मतलब पहले परदादा में थे, फिर दादा में आए, फिर पापा में आए, फिर हम में आए, वो कहलाती है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस दो तरफ से चलती है, मम्मी की तरफ से भी चलती है और पापा की तरफ से भी चलती है। मम्मी की तरफ से मतलब है कि जो नाना थे, परनाना थे, फिर हमारे मम्मी आई, इनमें क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो कैरेक्टर हम में कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी जो राजा महाराजा होते हैं उनमें लिखा होता है ये, फिर उनके बाद ये, फिर उनका लड़का ये, फिर उनका लड़का ये, फिर उनका लड़का ये, फिर उनका लड़का ये, इस टाइप से ये वंशावली लिखी होती है, इसी को बोलते हैं पेडिग्री। अब पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग डिटेल में पढ़ते क्या है, जो हमारे कॉन्जेनाइटल डिजीज होते हैं, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं। कॉन्जेनाइटल मतलब जेनाइटल, मतलब जो जेनेटिक्स की वजह से, जो जीन्स की वजह से, जो जीन्स के साथ में हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स इनहेरिट होते हैं, जो माँ बाप से हमें बर्थ के समय तोहफे में मिलते हैं, वो डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, मतलब कौन सा किसको होगा। अब पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने से पहले जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्स लिंक्ड होता है और एक वाई लिंक्ड होता है। अब देख भाई, एक्स लिंक्ड
जो डिसऑर्डर होगा, एक्स लिंक का मतलब एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला, वाई लिंक डिसऑर्डर, तो देखो एक्स लिंक तो डिसऑर्डर जो है तो एक्स तो आपका मेल के पास ही पाया जाता है और फीमेल के पास ही पाया जाता है, मतलब एक्स लिंक डिसऑर्डर दोनों को हो सकता है, मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी हो सकता है। अब बात करें वाई लिंक डिसऑर्डर, वाई लिंक डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ किसको हो सकता है, जिसके पास वाई क्रोमोसोम होगा। अब वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है, फीमेल के पास कि मेल के पास, मेल के पास होता है। तो वाई लिंक डिसऑर्डर किसको हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेल को, मतलब ये पापा की तरफ से आया होगा। एक्स लिंक दोनों की तरफ से आ सकता है, मम्मी की तरफ से भी आ सकता है, पापा की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि एक्स तो मम्मी के पास भी, एक्स तो पापा के पास भी। अरे वो वाला एक्स नहीं, वो मेरा एक्स था, वो एक्स नहीं, ABCDEFG एक्स LIJKLMNOPQRSTUVW ये वाला एक्स है, समझ में, मम्मी के पास भी एक्स, पापा के पास भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो इनके ये बच्चे, फिर इन दोनों से ये बच्चे, फिर इनके ये बच्चे, फिर इन दोनों से ये बच्चे, फिर इन दोनों से तुम पैदा हुए। In human, control crosses are not possible, so the study of family history about inheritance is used. Control crosses का मतलब होता है हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन से क्रॉस हमने कराया है, कौन से हमारे कैरेक्टर गए हैं, कौन से हमारे कैरेक्टर नहीं गए, क्योंकि हमें पता है पी प्लांट में हम जो कैरेक्टर कंसीडर करते थे वही कैरेक्टर मानते थे, लेकिन ऐसा हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि हम लोग किसी का क्रॉस तो कराते नहीं पकड़ के, जो चला गया वो चला गया, जो नहीं गया वो नहीं गया। इसलिए हम क्या पढ़नी पड़ती है, पेडिग्री एनालिसिस। सच एन एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, जेनेटिक ट्रेट्स का मतलब है जो कैरेक्टर, जो ट्रेट माँ बाप से बच्चों में आ रहे हैं या माँ बाप के माँ बाप से माँ बाप में आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के हमारे पूर्वजों से हमें मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन सेवरल जनरेशन, कई सारी जनरेशन में पढ़ते हैं किसी भी एक फैमिली में, उसको हम क्या बोलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो कुछ सिंबल्स हैं, अभी तो फिलहाल दो ही सिंबल दिए गए, ये बेटा मेल कहलाता है, ये फीमेल कहलाएगी, क्या, मेल और फीमेल। अब देखो कुछ ऐसा था, इन्होंने एक बच्चा पैदा किया, कोई बात नहीं, ये पैदा किया एक बच्चा, फिर एक बच्चा ये पैदा किया, कितने बच्चे इन्होंने पैदा किए, देखो इनके बच्चे कैसे पहचानेंगे आप, कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको पहचाननी पड़ेंगी। इनसे ये एरो लग के आ रहा है, मतलब ये इनका है, ये एरो लग के आ रहा है, मतलब ये इनका, ये एरो लग के आ रहा है, मतलब ये इनका है, और ये एरो लग के आ रहा है, ये इनका, ये एरो लग के आ रहा है, ये इनका है। अब देखो ये जो, अब ये लड़का था तो लड़की बाहर से आई है, कोई दूसरी है, ठीक है, ये लड़का था, लड़की बाहर से आई, कोई दूसरी है, ये लड़की थी तो लड़का बाहर से आया, कोई दूसरा है, और ये लड़की की भी शादी नहीं हुई। इन दोनों की हुई तो दो बच्चे पैदा हुए, फिर इन दोनों की हुई तो इनने तीन पैदा कर दिए, फिर इन दोनों की हुई इन्होंने चार पैदा कर दिए, मूड खराब, समझ आया, हाँ है ना। तो ये स्क्वायर वाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, मेल के लिए, और आपका ये वाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्किल वाला फीमेल के लिए। स्क्रीनशॉट लो। फैमिली ट्री बोलते हैं इसको। द रिप्रेजेंटेशन और चार्ट शोइंग फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड फैमिली ट्री पेडिग्री। कोई मिला के फैमिली ट्री कुछ नहीं, पेडिग्री ही बोलो प्यार से। इन ह्यूमन जेनेटिक पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एब्नॉर्मलिटी और डिजीज। हम लोगों में क्या करते हैं, पेडिग्री को क्यों यूज करते हैं, यूटिलाइज करने के लिए, ट्रेस द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर लगातार हमारी जनरेशन में जनरेशन चलते आ रहे हैं उनको पढ़ने के लिए, स्पेसिफिक ट्रेट, कुछ खास ट्रेट को पढ़ने के लिए। एब्नॉर्मलिटी मतलब होता है कमी, कमी जो माँ बाप से बच्चों में आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे दादा या हमारे परदादा या उनके दादा जो थे कुछ एब्नॉर्मलिटी थी, जैसे फॉर एग्जांपल उनको सिकल सेल एनीमिया का केस था, तो सिकल सेल एनीमिया फिर हमारे पापा को हुई, फिर हमको हुई, तो ये क्या आ रहा है, ये पेडिग्री एनालिसिस। कोई किसी को कलर ब्लाइंडनेस थी, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या जनरेशन बाय जनरेशन चली आ रही है, नाना को थी, पर नाना से नाना में आई, नाना से मम्मी में आई, मम्मी से मुझ में आई। ये क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस। क्या कहलाता है मेरे भाई, पेडिग्री एनालिसिस। इन सबकी स्टडी करना, किस में हुई थी किस में नहीं हुई थी। हो सकता है बीच में किसी में ना हुई हो, मम्मी हमारी कैरियर बन गई हो, मम्मी को ना हुई हो लेकिन हम में आ जाए। सारी चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा एक चीज,
देखो ये दादा दादा वाली फैमिली बनी, मतलब पापा वाली फैमिली बनी, ये मम्मी वाली फैमिली बनी। पापा वाली फैमिली में दादा देखो कितने स्मार्ट दिखाए गए, एकदम कूल मोल। अब मम्मी वाली फैमिली में दादा एकदम खूसट टाइप में, ना। उसके बाद ये दोनों हुए, फिर ये दोनों हुए, फिर ये कोई बाहर से रिश्ता लेके आए, ये तुम्हारी मम्मी आ गई, ये तुम्हारे पापा आ गए, ये तुम्हारे इधर पापा नहीं, इधर तो मम्मी आई होंगी ना, गलत बनाया, इधर मम्मी आएंगी, इधर पापा तो नाना जो मतलब थे वो बाहर से आए होंगे, हाँ है ना। उसके बाद ये इधर कहानी है, इधर कहानी, ये इनके दो बच्चे हैं ना, एक लड़की है और एक लड़का है। तुम्हारे लिए कौन काम का है? लड़की काम की, मतलब मम्मी काम की है। इधर इनके देखो लड़का हुआ और ये भी लड़की हुई, तो तुम्हारे लिए कौन काम है? इसमें लड़का काम का है। दोनों मिलके क्या बना लिए? तुमको बना दिए। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम भी कोई लड़की ढूंढो या लड़का ढूंढो और अपने बच्चे पैदा करना शादी के बाद। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंबल्स अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखो मैंने बताया था, स्क्वायर वाला आपका मेल कहलाता है, ये वाला आपका फीमेल कहलाता है, और ये आपका अनस्पेसिफाइड जेंडर मतलब बीच वाला कहलाता है। समझ में आया? ये वाला सिंबल किसके लिए कहलाएगा बेटा? ये वाला सिंबल बीच वाला होता है। बीच वाला मतलब थर्ड जेंडर। अफेक्टिव इंडिविजुअल्स जो है जिनका कलर्ड होगा वो अफेक्टिव इंडिविजुअल कहलाएंगे। अब चाहे वो रेड कलर से हो जाए चाहे किसी और कलर से हो जाए, ये क्या कहलाएंगे? ये मेल है, ये फीमेल है, ये आपका ट्रांसजेंडर है। तीनों कैसे? अफेक्टेड है। सिंबल पहचान लोगे तो अफेक्टेड तो खुद ब खुद पहचान लो। नॉर्मल है, ब्लू कलर से है तो क्या है? नॉर्मल है। अगर रेड कलर से शो कर रहा है तो मतलब क्या है? अफेक्टेड है। और ये मैटिंग, मैटिंग मतलब होता है शादी हो गई। मैटिंग का मतलब क्या है? शादी हो गई। अब देखो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव मतलब रिलेटिव का मतलब है बहुत ज्यादा पास के रिश्तेदार हैं तो डबल टिक आएगा। पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो। इसमें कह रहा है अगर इस तरीके से दिया गया तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि चिल्ड्रंस जो है, बच्चे जो हैं वो नीचे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो ऊपर है। भाई सबको पता है कि पेरेंट्स ही बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे थोड़ी पेरेंट्स पैदा करेंगे। पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड, इस सिंबल से क्या पता चल रहा है? ये दोनों पेरेंट है, ये क्या है? मेल चाइल्ड। लेकिन कैसा है? रेड कलर से दिखाया गया तो क्या है? अफेक्टेड है। अगर इस तरीके से बना दिया तो इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, 5 के 5 जो बच्चे वो कैसे हैं? अनअफेक्टेड है। कैसे मेरे भाई? अनअफेक्टेड है। इतनी बात समझ में आई? हाँ है ना। तो ये सिंबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंबल्स का स्क्रीनशॉट ले लो और अलग से प्रैक्टिस करेंगे आप। डन। पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, एग्जांपल मायोटिनिक डिस्ट्रोफी। पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, बेटा मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोमल होता है, एक आपका रिसेसिव होता है और एक डोमिनेंट होता है। पेडिग्री एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड वेदर अ ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। ये हमें बताता है कि ट्रेट डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब देख भाई तुम्हें भी पता है डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट का मतलब होता है जो हर अवस्था में एक्सप्रेस हो जाए, चाहे अकेला हो चाहे दुकेला हो, हर साथ किसी के साथ भी एक्सप्रेस हो जाए, वो ट्रेट क्या कहलाता है? डोमिनेंट कहलाता है। रिसेसिव ट्रेट क्या कहलाता है? जो सिर्फ और सिर्फ जो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस तभी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव ट्रेट। अब 2 टाइप के ट्रेट और होते हैं, एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है एक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल का मतलब होता है वो किसी पे भी हो सकता है। ऑटोसोमल का मतलब है किसी से भी ऊपर, किसी पे भी हो सकता है, मतलब एक्स लिंक्ड भी हो सकता है और ऑटोसोमल भी हो सकता है। मतलब ऑटोसोमल आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक्स लिंक्ड हो सकता है चाहे वो वाई लिंक्ड हो सकता है। लेकिन अब एक्स लिंक्ड खासकर बोल रहा है एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड का मतलब फिर वो किस पे होगा? एक्स क्रोमोसोम पे ही होगा। खासकर बोल रहा वाई लिंक्ड, किस पे होगा? फिर वो वाई क्रोमोसोम पे होगा। ऑटोसोमल का मतलब किसी पे भी हो सकता है। पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, देखो ये ट्रेट कैसा है? ऑटोसोमल है और डोमिनेंट भी है। डोमिनेंट है तो मेल में आ गया, फीमेल में आ गया, एक्स इसके पास चला गया, एक्स के पास चला गया, फिर क्या होगा? फिर अगली जनरेशन में, मतलब हर जनरेशन में शो होगा, क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट हो रहा है। रेसेसिव में देखो, रेसेसिव का मतलब क्या है? ये माँ बाप में छुप गया था, माँ बाप में हेटेरोजाइगस, याद करो मेंडल का लॉ, मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, F1 जनरेशन में सारे टॉल आए थे, लेकिन क्या उसमें स्मॉल टी नहीं था? सब में स्मॉल टी था, लेकिन किस कंडीशन में था? रिसेसिव कंडीशन में था। ऐसे इसमें भी जो डिजीज तो आई होगी लेकिन छुप गई है, मतलब शो नहीं होगी, मतलब ये क्या होगा? कैरियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैरियर। मतलब इनके पास डिजीज है, ये एक अगली जनरेशन में पहुंचाएंगे लेकिन खुद अफेक्टेड नहीं है, तो ऐसे क्या बोला जाता है? कैरियर। ये इसको पहुंचा दिया, इसको पहुंचा दिया, ये इसको पहुंचा दिया, क्या बोला जाएगा? कैरियर। समझ में आया? देखो ये भी कैरियर थे, ये कैरियर था, इसके बाद ये फीमेल कैरियर थी, उसके बाद इसने कहां पहुंचा दिया? अपने लड़के में, क्योंकि लड़के में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। लड़के में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक ही क्रोमोसोम होता है, तो उसमें पहुंचा दिया। कुल मिला के डिजीज हमारी 2 तरीके की होती हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रिसेसिव ट्रेट होता है। डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल देख लेना, मायोटिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और आपका रिसेसिव ट्रेट कौन होता है? सिकल सेल एनीमिया। कौन होता है मेरे भाई? सिकल सेल एनीमिया। एकदम चांद के आकार
प्रकार की आपकी सेल बन जाती है, रेड ब्लड सेल्स, क्या बोलते हैं उसको, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ये रेसेसिव ट्रेट है ऑटोसोमल, ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट ऑटोसोमल। क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, सो हर फैमिली पेडिग्री शोज मेनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स। कह रही जो क्वीन विक्टोरिया थी उसके पास हीमोफीलिया की वो कैरियर थी, ये क्वीन विक्टोरिया है। कैरियर को बेटा कभी भी डिजीज नहीं होती, बस उसको पास क्रोमोसोम होता है, डिजीज कराने वाला जीन होता है, फैक्टर होता है, लेकिन उसके पास एक्सप्रेस नहीं होती है। क्यों एक्सप्रेस नहीं होती, क्योंकि उसके सिर्फ आधे मतलब एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं ना, एक एक्स क्रोमोसोम पे वो डिजीज होगी, मतलब वो जीन होगा, एक पे नहीं होगा, तो एक से ही एक्सप्रेस नहीं हो सकती, बस वहाँ वो कैरियर है। अगली जनरेशन में जब गैमीट बनेंगे तो अगर फीमेल के पास जो है अगली अगर फीमेल बनेगी, खुद सोचो ना, खुद सोचना भाई, उसके पास 2 XX क्रोमोसोम है, एक पे आ गई डिजीज, ठीक है। अब जब गैमीट बनाएगी तो जाहिर सी बात है अगर फीमेल बनना होगी तो एक इसका एक्स क्रोमोसोम और एक सामने वाले का एक्स क्रोमोसोम, मेल का क्रोमोसोम। अब ये डिपेंड करता है कि इसका जो एक्स क्रोमोसोम गया वो नॉर्मल वाला गया कि खराब वाला गया। अगर खराब वाला जाएगा तो अगली फीमेल को डिजीज हो जाएगी, अगर नॉर्मल वाला जाएगा तो अगली फीमेल भी क्या हो जाएगी, फिर कैरियर हो जाएगी, है ना, बोलो। और अगर यही एक्स क्रोमोसोम मेल के पास चला गया तो मेल तो 101% क्या हो जाएगा, देखो मैं दिखाता हूं। मैं बोला जो क्वीन एलिजाबेथ है उनके पास क्रोमोसोम है XX, ये वाला आपका क्या है, हीमोफीलिया, मतलब इस पे H लगा दिया, मतलब ये क्या है आपका खराब है। अब ये गैमेट बनाएगी, मतलब एक गैमेट में XX जाएगा, एक गैमेट में क्या जाएगा, नॉर्मल X जाएगा, हाँ है ना। अब इधर मेल आ गया, मेल के पास क्या होता है, XY होता है, प्रिंस एल्बर्ट आ गए, X, इधर क्या हो गया Y। अब फ्यूज किया, अगर ये XX बन गया नॉर्मल से तो कोई दिक्कत नहीं, फीमेल नॉर्मल बन जाएगी, लेकिन अगर ये XH और ये X आ गया तो फीमेल क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली फीमेल भी क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। इतनी बात समझ में। लेकिन अगर यही XX और ये Y चला गया तो मेल क्या हो जाएगा, XY XHY, मतलब मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। तो 50% चांस है कि फीमेल, अगर फीमेल में देखें तो फीमेल 50% क्या बनेंगी आपकी, कैरियर बनेंगी। और मेल में देखा जाए तो अगर ये X और ये वाला Y और ये वाला X जाए तो मेल क्या बन जाएगा, नॉर्मल। मतलब 50% चांसेस है मेल का नॉर्मल होने का और 50% चांस है मेल का अफेक्टेड होने का। इसी हिसाब से 50% चांस है मेल का फीमेल का नॉर्मल होने का और 50% चांस है कैरियर होने का, अफेक्टेड नहीं, क्योंकि फीमेल के पास अब तक दोनों इस कंडीशन में नहीं हुआ तब तक ये अफेक्टेड नहीं होगी, और इस कंडीशन में है नहीं तो क्या हो जाएगी, ये भी कैरियर हो जाएगी। देखो इनके बच्चे पैदा होते, भर भर के बेटा बच्चे पैदा किए, ऐसी बात नहीं मुगलों ने बच्चे पैदा, सबने बच्चे पैदा किए। देखो फीमेल आई, नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का मतलब क्या होगा, इसका एक्स आया होगा नॉर्मल, देखो दिखाते हैं, मजा आएगा इसमें आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। नॉर्मल आने का मतलब क्या है, इसका एक्स आया होगा और इसका भी क्या आया होगा, एक्स आया होगा, लेकिन कैसा वाला, नॉर्मल वाला। इसके पास भी एक्स एक्स नॉर्मल, इसके पास एक्स वाई नॉर्मल, ठीक है। इसके पास क्या होगा, इसका एक्स जो गया होगा वो कौन सा गया होगा, अफेक्टेड वाला, हीमोफीलिया वाला, इसका वाई आया होगा तो ये मतलब अफेक्टेड हो गया। इसके पास क्या है, एक्स एक इसका कैरियर वाला आया होगा और इसका नॉर्मल वाला मेल से मिल गया होगा, क्या बन गई, फीमेल। इसी तरीके से इधर भी होगा और ये क्या होंगे, नॉर्मल, एक्स वाई नॉर्मल, एक्स वाई एक्स एक्स नॉर्मल, ये तो कंडीशन ही होगी। अब देखो इसके पास एक ही था, एक आया अगली जनरेशन में, इसमें दोनों में क्या गया, एक्स एक्स नॉर्मल आया, इसमें क्या हुआ आपका आ गया, कौन सा आ गया, हीमोफिलिक वाला। इसमें क्या हुआ फिर, अलग अलग तरीके से जो कैरियर रहेगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हीमोफिलिक जाएगा वो कैरियर हो जाएगा, जिसके पास दोनों चले जाएंगे वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा, सॉरी आपका अफेक्टेड हो जाएगा। इसमें देखो जो फीमेल है, पूरी पेडिग्री में जितनी भी फीमेल है कोई भी अफेक्टेड नहीं है, पूरी पेडिग्री में जो फीमेल है, पूरी पेडिग्री में जो फीमेल है कोई भी अफेक्टेड नहीं है, सब क्या है, कैरियर है। क्योंकि आपका जो हीमोफीलिया होता है वो आपका डोमिनेंट होता है, कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, और जब रेसेसिव होता है, हीमोफीलिया कैसा होता है, रेसेसिव होता है। तो जो हीमोफीलिया रेसेसिव है तो एक अकेले एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है तो एक्स पे रहेगी, तो लेकिन फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से एक से डिजीज होगी नहीं, कम से कम 2 होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैरियर बन जाएंगे फीमेल। लेकिन मेल सारे अफेक्टेड होंगे, मेल को सिर्फ और सिर्फ कितने क्रोमोसोम चाहिए, एक्स के एक ही क्रोमोसोम चाहिए। अगर वो एक क्रोमोसोम फीमेल का अफेक्टेड वाला आया, एक्स क्रोमोसोम फीमेल का अफेक्टेड वाला आया, तो मेल क्या बन जाएगा बेटा, आपका अफेक्टेड बन जाएगा। मतलब अफेक्टेड बनने का मतलब क्या है, अरे बोलना भाई, अफेक्टेड मतलब है कि वो उसको हीमोफीलिया हो जाएगी, इतनी बात समझ गई। तो अगर
फीमेल इसमें सारी कैसे हो जाएंगी कैरियर, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पे वो हीमोफिलिक डिसेंडेंट है, हीमोफिलिक डिसऑर्डर है, तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो आपका नॉर्मल मेल देगा ना, तो सारी फीमेल कैसी बनेगी, कैरियर बनेगी। लेकिन देखो मेल के 50% चांसेस है कि वो अफेक्टेड बने और 50% चांसेस है कि वो नॉर्मल बने। तो नॉर्मल बनने के चांस क्या है कि अगर वो फीमेल का जो दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम है जो नॉर्मल है वो मिले और मेल का वाई क्रोमोसोम नॉर्मल वाला मिले, मेल का तो वाई क्रोमोसोम नॉर्मल था ही, तो मेल क्या हो जाएगा अनअफेक्टेड। लेकिन अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड वाला मिले और मेल का वाई क्रोमोसोम अफेक्टेड वाला मिले, मेल का तो नॉर्मल था, तो मेल क्या हो जाएगा बेटा आपका दिक्कत में आ जाएगा, मतलब मेल को क्या हो जाएगी हीमोफीलिया हो जाएगी। फीमेल या तो अफेक्टेड नहीं होगी, फीमेल या तो अफेक्टेड होगी नहीं, फीमेल या तो अफेक्टेड होगी नहीं, या क्या बन जाएगी आपकी कैरियर बन जाएगी, क्योंकि दो ही कंडीशन है XHX और ये XY। देखो या तो नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल हो गई, अब या तो कैरियर होगी, बस यही दो कंडीशन ही तो है, अफेक्टेड होने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन मेल के पास क्या कंडीशन है, ये वाला Y गया और ये वाला X गया, मतलब मेल क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला Y और ये वाला X गया तो मेल क्या हो जाएगा अफेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई अफेक्टेड। इतनी बात समझ आई। तो मेल आपका अफेक्टेड हो सकता है और नॉर्मल हो सकता है, फीमेल आपकी कभी भी अफेक्टेड नहीं हो सकती है, या तो नॉर्मल होगी और या तो आपकी कैरियर होगी। इतनी बात समझ आई, वेरी गुड। चलो आते हैं अगली स्लाइड पे। इस तरीके से पेडिग्री एनालिसिस अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ही देखा है, देखते हैं आगे भी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पेडिग्री एनालिसिस समझ गए। कल हम लोग इसके क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, इसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस के, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड अब कुछ हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने वाले हैं, जो जीन्स के द्वारा डिसऑर्डर्स होते हैं, या जो हमारे जीन्स हमको डिसऑर्डर कराते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर आर डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज इन जीन्स और क्रोमोसोम। जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे मेंडल साहब ने जिसकी खोज करी, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोनुरिया, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्या है बेटा आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कौन से हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। और क्रोमोसोम की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये क्या कहलाते हैं बेटा आपके क्रोमोसोमल सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोनुरिया, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। बेटा इन सबको लिख लो और याद कर लो। डिफरेंस पूछे जाते हैं नीट में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। तीन वो रखे होंगे, एक ये रखा होगा, तीन आपके क्रोमोसोमल रखे होंगे, एक आंसर में ये रखा होगा, आपको ढूंढना होगा। ऐसे पूछ ले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब तीन ये रखे एक ये रखे, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, इधर का ही लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक ये रखा तीन ये रखे, ऑप्शन कौन सा मानना होगा, इन तीनों में से ढूंढ के। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। देख मेरे भाई, याद करने का सिंपल सा तरीका है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जितने भी हैं उनमें सब में क्या आ रहा, सिंड्रोम आ रहा। क्या आ रहा मेरे भाई, सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है पहले ये जान लो। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर आपके मिल जाए, बहुत सारे सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम इज नोन एज डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज डिसऑर्डर। इतनी बात समझ आई। सिंड्रोम का मतलब होता है एक डिजीज होती है तो एक सिम्टम आता है, दो चार सिम्टम आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सिम्टम्स बोलते हैं। अब ग्रुप ऑफ सिम्टम, कई सारे डिजीज के सिम्टम्स आने लगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स में कई सारी बीमारियां हो जाती है, तो कई सारे सिम्टम्स आते हैं कई सारे डिजीजेस के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज सिंड्रोम। क्या इज नोन एज सिंड्रोम। इतनी बात समझ में आई। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोनुरिया, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या आप क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सही से ले लो। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंज इन जीन्स और क्रोमोसोम। या तो जीन्स के अंदर चेंज हो रहा है या तो क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो रहा है। जीन्स के अंदर चेंज हो रहा है तो आपको दिख रहा है, क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो रहा है तो आपको दिख रहा है। इतनी बात समझ आई मेरे भाई। चलो आगे आ जाओ। मेंडेलियन डिसऑर्डर पहला है आपका, द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। जो डिसऑर्डर आपके सिंगल जीन के अंदर चेंजमेंट होने की वजह से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। देख भाई नाम से ही पकड़ ले तू, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, क्यों होता है। मेंडेलियन मतलब मेंडल साहब ने किसकी बात करी थी, जीन की बात करी थी कि क्रोमोसोम की बात करी थी, जीन की बात करी थी। तो जो जीन की वजह से डिसऑर्डर उसको हम क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एटसेट्रा। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड
इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उनको आप पेडिग्री एनालिसिस से पकड़ सकते हो, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को आप जो है पेडिग्री एनालिसिस से पकड़ नहीं सकते। इतनी बात समझ आई? याद रखना, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ही आप, जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं या जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनको ही पेडिग्री एनालिसिस से पकड़ सकते हैं और आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पेडिग्री एनालिसिस से पकड़ नहीं सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल है, याद कर लेंगे। डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन क्या कहलाता है आपका? मेंडेलियन डिसऑर्डर। बेटा अब स्क्रीनशॉट ले लो, हेडिंग डाल के लिख लेना मेंडेलियन डिसऑर्डर के सामने। ये हट जाऊं मैं? ठीक, समझ गए बच्चा? आ जाओ। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी होते हैं, क्योंकि हाँ मेंडल साहब कहते थे कि ट्रेड आपका डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेड इज डोमिनेंट और रिसेसिव। पेडिग्री एनालिसिस हमें बताती है कि जो ट्रेड है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपका क्या है? डोमिनेंट है, हर जनरेशन में शो हो रहा है। लेकिन अगर वही बात करें तो ये रिसेसिव है। रिसेसिव क्यों? क्योंकि पेरेंट्स में छुपा हुआ है लेकिन बच्चों में आ गया, फिर पेरेंट्स में छुपा हुआ, फिर बच्चों में आ गया। समझ आया? हीमोफीलिया रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया देखते हैं। हीमोफीलिया आपकी एक्स लिंक्ड होती है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। कैसी होती है? सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक का मतलब है जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन होगा उसको क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड। अब सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो लेकिन जो आपका हीमोफीलिया है वो आपका किस टाइप का है? एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। याद करिए अभी हम क्वीन एलिजाबेथ की पढ़ रहे थे तो उसमें क्वीन विक्टोरिया की, सॉरी, तो उसमें हमने क्या देखा था? हीमोफीलिया के बारे में ही देखा था। कैसी कंडीशन थी? रिसेसिव थी। क्वीन एलिजाबेथ कैसी थी? कैरियर थी। फीमेल इसमें कैसी होती? कैरियर होगी, या तो अनअफेक्टेड होगी, फीमेल इसमें अफेक्टेड नहीं होती है। लेकिन मेल या तो नॉर्मल होगा या तो अफेक्टेड होगा। इसमें ज्यादातर मेल अफेक्टेड ही होते हैं। इन दिस अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। होता क्या है हीमोफीलिया में बेटा? हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर इन विच जो हम लोगों की ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, कभी कभी चोट लग जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग होती है तो हमारा थोड़ी बहुत देर के बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है, मतलब उसकी क्लॉटिंग हो जाती है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जब किसी को हीमोफीलिया होता है तो उसके अगर ब्लड कभी निकलना शुरू होता है तो काफी देर तक निकलता रहता है, हल्का सा मामूली सा कट भी लग जाए ना तब भी बहुत ढेर सारा ब्लड निकल जाता है। ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। क्यों होती है? एक प्रोटीन होता है जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग कराने में मदद करता है, तो वो प्रोटीन ही अफेक्टेड हो जाएगा। प्रोटीन कैसे अफेक्टेड होगा? क्योंकि हमें पता है प्रोटीन कैसे बनता है, आरएनए से। आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से। अब डीएनए के जीन में ही थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था, याद करिए अभी जो पॉइंट म्यूटेशन पढ़ाया था, डीएनए में ही, जीन में ही थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो रहा है, तो आपका आरएनए भी दिक्कत भरा बनेगा। आरएनए दिक्कत भरा बना तो प्रोटीन दिक्कत भरा बनेगा। इसलिए उन लोगों में हीमोफीलिया होता क्या है, आपके हल्का सा ही कट लग जाए और आपकी बहुत देर तक ब्लीडिंग हो जाए, मतलब आपकी ब्लीडिंग रुके ही ना, आप कुछ भी कर ले, ऐसे डिसऑर्डर को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हीमोफीलिया। अ सिंपल कट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। इट इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ एलील H एंड H। H आपका क्या होगा? डोमिनेंट, और स्मॉल h क्या होगा? रेसेसिव। H इज नॉर्मल एलील एंड H इज रिस्पांसिबल फॉर हीमोफीलिया। जो कैपिटल H है जो हमारे पास होता है वो आपका नॉर्मल है, मतलब वो बीमारी नहीं कराएगा, और जो स्मॉल h है वो हीमोफीलिया कराएगा। मतलब अगर आपके पास स्मॉल h आया, आपके जीन में क्या आया? स्मॉल h आया, मतलब आप हीमोफिलिक हैं। कैपिटल H कैपिटल A से तो नॉर्मल फीमेल होगी, कैपिटल H कैपिटल क्या होगी? नॉर्मल फीमेल। दिख रहा होगा ना आपको? कैपिटल H स्मॉल h, ये अकेले तो करा नहीं सकता क्योंकि हमें पता है कैसी डिसीज है ये, डोमिनेंट वाली है, सॉरी रेसेसिव है। रेसेसिव वाली तो अकेले हो ही नहीं सकती, रेसेसिव वाली को दोनों चाहिए। XH हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर हो जाएगी। शी में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स, ये अपने बच्चों में, लड़कों में डिजीज पहुंचा सकती है। XH ये हीमोफिलिक फीमेल, जिसके पास दोनों कैसे हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। कैसे हो जाएगी? हीमोफिलिक फीमेल। नॉर्मल मेल। XH क्योंकि कैपिटल H आया, कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, स्मॉल h आ गया तो हीमोफिलिक मेल हो जाएगा। अरे वही इन्होंने यहाँ पे कैपिटल H लिख दिया, हम लोगों ने वहां पे कुछ नहीं लिखा था। हम लोगों ने वहां पे क्या लिखा था बेटा? कुछ नहीं लिखा था। कैपिटल H को क्या कर दिया था? नॉर्मल की जगह नॉर्मल लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था। अगर स्मॉल h आ गया और y आ गया तो हीमोफिलिक मेल हो जाएगा। स्मॉल h आ गया कैपिटल और नॉर्मल x है, कैपिटल H वाला है, तो डिजीज क्या हो जाएगी? फीमेल को डिजीज नहीं होगी, क्योंकि फीमेल को कैसे चाहिए? डोमिनेंट स्टेज में चाहिए, क्योंकि ये डिजीज क्या होती है? अकेले शो नहीं हो सकती, इसलिए फीमेल आपकी क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी।
इतनी बात समझा। लेकिन मेल के पास अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता ही है, मेल के पास अगर एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा तो उसको दबाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हीमोफिलिक मेल हो जाएगा। मतलब मेल के पास अगर एक एच, स्मॉल एच वाला एक्स क्रोमोसोम आया, एक ही एक्स क्रोमोसोम आता, लेकिन अगर वो स्मॉल एच वाला आया तो मेल क्या हो जाएगा आपका, अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन फीमेल के पास चांसेस है, अगर कैपिटल एच है तो फीमेल नॉर्मल हो जाएगी, कैपिटल एच स्मॉल एच है तो फीमेल कैरियर हो जाएगी, फीमेल अफेक्टेड हीमोफिलिक से नहीं होगी जल्दी। समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। हीमोफीलिया रॉयल डिजीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज। कैसी रॉयल्टी, ऐसी कैसी रॉयल्टी बेटा? ठीक है, हीमोफीलिया समझ में आ गया? देखो क्वीन एलिजाबेथ क्या भी हमने दिखाया था, हीमोफीलिया रॉयल डिजीज। इन फीमेल हीमोफीलिया इज वेरी रेयर, फीमेल्स में जो होती है हीमोफीलिया बहुत रेयर होती है, क्योंकि फीमेल आपकी क्या बन जाती हैं, कैरियर बन जाती हैं, बिकॉज इट हैपेंस ओनली व्हेन मदर इज एट लीस्ट कैरियर एंड फादर हीमोफिलिक। अगर मदर क्या होनी चाहिए, ये देखो फीमेल को कब हो सकती है, फीमेल को तभी हो सकती है, मैं दिखाता हूं। जो फीमेल नॉर्मल फीमेल है वो क्या हो, कैरियर हो, मतलब जो मदर है वो क्या हो, कैरियर हो, और जो फादर हो वो क्या हो बेटा, अफेक्टेड हो। ये सिर्फ इस कंडीशन में हो सकती है, वो भी रेयर चांस है कि ऐसे ऐसे मिल जाए, एक्स एच, वो भी रेयर चांस है, क्योंकि हो सकता है इससे मिल जाए, हो सकता है उससे मिल जाए, हो सकता है ये वाला जाके मिल जाए। तो फीमेल जो होती है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इस डिजीज से अफेक्टेड होती हैं। इतनी बात समझ में आई? अफेक्टेड कौन होते हैं, मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। क्यों? उसके भी रीजन होते हैं, क्योंकि फीमेल कब अफेक्टेड हो सकती है, जब उनकी जो मदर है वो कैसी होना चाहिए बेटा, कैरियर हो, और फादर कैसे हो, अफेक्टेड हो। और ऐसा बहुत ही अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, बहुत कम होता है। क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफिलिया, सो हर फैमिली पेडिग्री शोज मेनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स। देखो सब में देखो मेल 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 सब अफेक्टेड है, लेकिन फीमेल देखो कोई भी अफेक्टेड नहीं। फीमेल सारी सारी क्या है, कैरियर है, सारी की सारी फीमेल क्या है, कैरियर है, सारी की सारी फीमेल क्या है बेटा, कैरियर। इस तरीके से हमने जेनेटिक डिसऑर्डर का देख लिया, पहला देखा हीमोफिलिया, बाकी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। कलर ब्लाइंडनेस वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही। हीमोफीलिया पढ़ लेना अच्छे से, पेडिग्री एनालिसिस देख लेना, कल हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, धन्यवाद।